तो भाई बच्चों, जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर अपने टेक्नोमेट्री पढ़ी थी, ठीक है। ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था अपने टेक्नोमेट्री को। कुछ क्वेश्चंस अपन को टेक्नोमेट्री के देखने थे, तो अपन अभी क्वेरीज लेंगे जब, तो वो उन क्वेश्चंस को कर लेंगे आगे, ठीक है। अभी इस लेक्चर के अंदर अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर में आके अपन ने प्रॉपर जो एक फिजिक्स का टॉपिक है वो अपन ने ले लिया, ठीक है। मैथमेटिकल से थोड़ा बाहर आ गए अपन, तो वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। क्या होता है वेक्टर, किसको बोलते हैं, नाम सुना होगा आप लोगों ने पहले। तो एक्चुअली में क्या होता है कि क्वांटिटीज़ के बारे में तो अपन पढ़ चुके हैं, पढ़ा है ना क्वांटिटीज़ के बारे में। जिनको अपन मेजर कर सकें उनको अपन फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ाया था अपन ने, यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर अपन ने इसको डिस्कस किया था पहले ही, ठीक है। अब जो क्वांटिटीज़ होती हैं ना, उनको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। किस किस पार्ट में डिवाइड करते हैं? इसका जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ स्केलर, और जो सेकंड टाइप है वो है वेक्टर, ठीक है। अच्छा, एक थर्ड टाइप और है, आगे हायर स्टडीज़ में आप पढ़ेंगे कि भाई एक टाइप और होता है इसका, विच इज़ कॉल्ड टेंसर, ठीक है। तो अभी क्या है, अपन टेंसर के बारे में बात नहीं करेंगे। अपने 12th के लेवल तक या 11-12 के कॉम्पिटिशन के लेवल तक टेंसर से अपन को कोई मतलब नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो टेंसर को अपन डिस्कस नहीं करेंगे। अपन ये 2 क्वांटिटीज डिस्कस करेंगे, वन इज स्केलर एंड अदर इज वेक्टर, ठीक है। देखो, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, किसको बोलूँगा मैं स्केलर। अपन ने क्या है कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी देखी है ना, काफ़ी सारी डिस्कस भी की यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर, पढ़ी भी हैं इससे पहले अपन ने, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बात करूं वेट की, है ना, मास की बात कर लेता हूं, चलो ठीक है। मैं बोलता हूं कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 5 kg, ठीक है। टाइम की बात करूं, मान लो मैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि भाई टाइम हो रहा है कितना, 2 आवर। मान लो मैं टेम्परेचर की बात करूं, मैं बोल रहा हूँ भाई 20 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। ये जो क्वांटिटीज़ हैं, और भी एग्जांपल ले सकता हूँ, अभी ये 3 एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। ये जो क्वांटिटीज़ हैं, इन क्वांटिटीज़ के अंदर एक कॉमन बात है, ठीक है। अच्छा, दूसरी साइड में भी कुछ क्वांटिटीज़ लिख लेता हूँ, जैसे कि इधर लिख लेता हूँ मैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इधर लिख लिया मैंने फोर्स, ठीक है। और इधर लिख लिया मैंने मान लो वेलोसिटी, ठीक है। ये 3 क्वांटिटीज़ में इधर लिख लेता हूँ। तो देखो, इन 3 क्वांटिटीज़ में इधर एक कॉमन बात है, इधर इन 3 क्वांटिटीज़ में एक कॉमन बात है। वो कॉमन बात क्या है, देखो। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि मैं मार्केट गया, ठीक है। मार्केट से मैं पोटैटो लेके आया 5 kg, ठीक है। जब पोटैटो लेके आया 5 kg, तो वो जो 5 kg पोटैटो है ना, 5 kg पोटैटो है, वो 5 kg पोटैटो हर कंडीशन में 5 kg रहेगा। मैं उसको किसी भी डायरेक्शन से पकड़ लूँ और किसी भी डायरेक्शन में ले जाके कहीं भी मेजर कर लूँ, ठीक है। मान लो वो 5 kg पोटैटो में लेके आया, ठीक। उसके बाद कोई दूसरा भी 5 kg पोटैटो लेके आ गया, तो 5 kg प्लस 5 kg कितना हो गया, जैसे 10 kg पोटैटो हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल हो जाएंगे। मैंने क्या है 2 आवर तक तो स्टडी करी सुबह मॉर्निंग में, 2 आवर करीब स्टडी इवनिंग में। टोटल कितने आवर स्टडी कर ली मैंने, 4 आवर स्टडी कर ली, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, 2 डिग्री और इंक्रीज हो गया, टोटल 22 डिग्री सेल्सियस हो गया। इन क्वांटिटीज़ का अपन ने डायरेक्ट एडिशन कर दिया है ना भाई, 2 आवर प्लस 2 आवर 4 आवर ही होंगे। 5 kg प्लस 5 kg 10 kg होगा हमेशा। 20 डिग्री प्लस 2 डिग्री 22 डिग्री होगा। लेकिन अगर मैं इधर वाली क्वांटिटीज़ की बात करूँ, ठीक है, मान लो इधर वाली क्वांटिटीज़ की मैं बात करूँ कि एक ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाया, ये मेरा ऑब्जेक्ट, इस पे मैंने फोर्स लगाया F1 इक्वल टू 10 kg, 10 न्यूटन, सॉरी, मैंने फोर्स लगाया कितना, 10 न्यूटन, ठीक है। एक दूसरा फोर्स F2 मैंने इस पे लगाया, दैट इज़ 5 न्यूटन, ठीक है। और अब मैं आपसे कहूँ कि भाई इस पर नेट फोर्स क्या होगा, आप बोल देंगे क्या कि भाई सर नेट फोर्स तो F1 प्लस F2 इक्वल टू 10 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया, 15 न्यूटन। ऐसे बोल दोगे क्या, बोल सकते हो? नहीं बोल सकते।
आप ये नहीं बोल सकते, आप इस बारे में, इस चीज़ के बारे में एश्योर नहीं हो सकते कि भाई 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन फोर्स लगाया तो नेट फोर्स 15 न्यूटन ही होगा। क्यों नहीं हो सकते? मान लो सेकेंड वाला फोर्स 5 न्यूटन ना होगा, 10 न्यूटन है। ये 10 न्यूटन और 10 न्यूटन फोर्स मैंने दोनों F1 F2 इसी डायरेक्शन से लगाए, ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, F1 और F2 ये 20 न्यूटन हो सकते हैं, 10 + 10 20। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई 10 + 10 न्यूटन 0 भी हो सकता है, तो क्या आप इस चीज़ को बिलीव करेंगे? क्या क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि भाई 10 न्यूटन + 10 न्यूटन, देयर आर 2 फोर्सेस, और नेट फोर्स क्या हो गया? 0। 10 + 10 0 कैसे हो गया? तो 10 + 10 0 हो गया बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इधर 5 + 5 डायरेक्ट 10 इसलिए हुआ क्योंकि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना? इधर क्या हो रहा है कि आपके पास मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड। 5 kg इज मैग्नीट्यूड, 2r इज मैग्नीट्यूड। आपने मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड ऐड किया, आपके पास टोटल मैग्नीट्यूड आ गया। मतलब क्वांटिटी जो है वो टोटली किस पे डिपेंड कर रही है? मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। इस क्वांटिटी को स्टडी करते टाइम अपन को ओनली क्या स्टडी करना पड़ रहा है? ओनली मैग्नीट्यूड से मतलब है, किसी और चीज़ से मतलब नहीं है। 5 kg पोटैटो + 5 kg पोटैटो इक्वल टू 10 kg पोटैटो। 2r मॉर्निंग में, 2r इवनिंग में, टोटल 4 आवर। तो ओनली मेरे को क्या डिस्कस करना है? मैग्नीट्यूड डिस्कस करना है। इस क्वांटिटी का ओनली लेना देना है किसके साथ? किसके साथ? मैग्नीट्यूड के साथ। तो जिस क्वांटिटी का ओनली कनेक्शन हो किसके साथ? मैग्नीट्यूड के साथ, उस क्वांटिटी को स्टडी करते टाइम ओनली किसको स्टडी करना पड़े? ओनली मैग्नीट्यूड को, तो उस क्वांटिटी को अपन बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। बात आई समझ में? जिस क्वांटिटी को स्टडी करते टाइम ओनली मैग्नीट्यूड को डिस्कस करना है, ओनली मैग्नीट्यूड को डिस्कस करना है, उस क्वांटिटी को अपन बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या हो रहा है कि अगर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लगे तो 10 + 10 20 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन एक फोर्स लगाया मैंने लेफ्ट से, ये F1 इधर से लगा दिया, एक फोर्स लगाया मैंने F2 राइट से, तो नेट फोर्स जो है ना वो हो जाएगा 10 + 10 कितना हो गया? 0। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, तो नेट फोर्स विल बी 0। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई मैग्नीट्यूड 20 भी हो सकता है, सेम डायरेक्शन में है तो 10 + 10 का। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो 0 भी हो सकता है। किसी और एंगल पे मैं F1 और F2 को अप्लाई करूं तो 0 और 20 के अलावा भी कुछ हो सकता है। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई ये जो क्वांटिटी है, ये फोर्स, दिस क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि भाई मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। तो जिन क्वांटिटीज़ को स्टडी करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है, जिन क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड 20 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो जिन क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, उन क्वांटिटीज़ को अपन बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो आई थिंक आपको प्रॉपर डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि भाई मैंने दोनों साइड क्वांटिटी लिखी थी 3 and 3, उनमें क्या डिफरेंस है कि इधर जो क्वांटिटीज़ लिख रही हैं दोज क्वांटिटी टोटली डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड। कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन से, अपन को कोई मतलब नहीं 5 kg किधर ईस्ट से लेके आए, 5 kg वेस्ट से लेके आए, टोटल आगे 10 kg पोटैटो अपने पास है। ठीक है, लेकिन यहाँ डायरेक्शन मैटर करेगी। सेम है 20 है, अपोजिट है 0 है, तो जहाँ डायरेक्शन मैटर करेगी दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो डिफरेंस समझ में आ गया। जिसको ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए डिस्कस करने के लिए दैट इज स्केलर क्वांटिटी, जिसको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए डिस्कस करने के लिए दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो बात अपन के समझ में ये आई कि भाई वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होगी कि मैग्नीट्यूड अकेले से काम नहीं चलेगा, मैग्नीट्यूड के साथ आपको क्या पता होना चाहिए? उसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। ठीक है ना? वेक्टर में आगे चलें, आगे डिस्कस करते हैं भाई। अब ये चीज़ तो मेरे को पता चल गई कि भाई वेक्टर क्या है, जिसको मैग्नीट्यूड के साथ क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, तो स्केलर तो अपन अब तक पढ़ते ही आए हैं क्वांटिटीज, तो स्केलर को तो अपन को आगे डिस्कस करना ही नहीं है। अपन को स्केलर की जगह डिस्कस करना है किसको? वेक्टर क्वांटिटी को डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखो
कि भाई वेक्टर लिखना है, ठीक है, वेक्टर लिखना है तो दो चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए मैग्नीट्यूड, चाहिए ही चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, तो दो चीज़ें अपन को मेंशन करनी पड़ेंगी, तभी अपन कंप्लीट क्वांटिटी को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें चाहिए तो दो चीज़ें रखेंगे कैसे। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि भाई वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन भाई अलग दिखना चाहिए, अलग क्वांटिटी है, स्केलर से तो अलग दिखेगा, अलग दिखेगा। बॉस है, क्या करता है, अपने सर पे एरो लगा के घूमता है, ये एरो किधर जाएगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मूव करता हुआ एरो, ये हेड इसका राइट में हो गया, इसकी टेल जो है वो लेफ्ट में हो गई। ऐसा एरो जो क्वांटिटी कंटेन करेगी दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। मतलब अगर फोर्स को लिखना है एफ से, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, अलग दिखेगी, क्राउन होगा सर पे, एरो जैसा, एरो जैसा, ठीक है। तो दैट इज फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो से डिनोट कर दिया। डिस्प्लेसमेंट एक्स से नोट कर दिया, वेक्टर क्वांटिटी है, एरो लगा दिया। वेलोसिटी वी वेक्टर क्वांटिटी है, एरो लगा दिया। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। सर पे क्या लेके घूमेगा, एरो लेके घूमेगा, किधर, राइट साइडेड एरो, ठीक है। अब देखो भाई, ये तो रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई। रिप्रेजेंटेशन के बाद अपन को तो वेक्टर को लिखना कैसे है ये तो लिख दिया कि भाई ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, साइन हो गया ये तो, ठीक है। वेक्टर में दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो होना चाहिए मैग्नीट्यूड, एक होनी चाहिए डायरेक्शन। अब मैथमेटिक्स में अपन को पता है मैग्नीट्यूड को अपन किससे डिनोट करते हैं, ये मोड से, ऐसे तो करते थे भाई, मोड के अंदर डाल दिए किसी क्वांटिटी को, दैट मीन्स अपन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका, ठीक है। तो अगर मान लो कोई वेक्टर है दैट इज ए, तो ए वेक्टर मेरे पास है, ठीक है। तो ए वेक्टर मेरे पास है तो उसके लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए मैग्नीट्यूड, किसका, वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, साथ में चाहिए डायरेक्शन। तो भाई डायरेक्शन की जब मैं बात करता हूँ तो डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए एक वेक्टर का टाइप है विच इज़ यूज्ड, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर विच डिनोट्स द डायरेक्शन। नाम यूनिट वेक्टर क्यों है, यूनिट इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1, मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, तो इसके पास ओनली क्या होगी, इसके पास ओनली डायरेक्शन होगी। रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा भाई, ये भी अलग है अपने आप में, ठीक है। ये भी क्राउन लेके घूमता है, अब ये भी क्राउन लेके घूमता है, तो ये कैसा क्राउन लेके घूमता है, ये सर पे कैप लेके घूमता है, हैट लगा के घूमता है, ठीक है। दूर से हैट लगा के अपने देख लिया किसी क्वांटिटी को, हैट लग रहा है, कैप लग रहा है, यूनिट वेक्टर है। क्या बोलेंगे, हैट लगा रखा है, कैप लगा रखा है, कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो ये कैप वाला जो वेक्टर होता है दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और ये जो यूनिट वेक्टर होता है यही डिनोट करता है किसको, डायरेक्शन को। अच्छा, बेसिकली अपन ने क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 डायरेक्शन से स्टडी की है ना। एक तो एक्स डायरेक्शन, भाई 3 तो होती हैं, एक्स, वाई और जेड, 3 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर, ठीक है। अभी तक अपन ने 3 डायमेंशनल सिस्टम ही तो पढ़ा है, एन डायमेंशन हो सकते हैं, अपन ये स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर, है ना। एक्स वाई जेड 3 डायमेंशंस ये अपन के काम में आई है अब तक। तो जो एक्स डायरेक्शन है उसको पहले से ही एक साइन अपन ने दे रखा है, दैट इज आई कैप, स्मॉल आई है वो आई का कैप। अगर वाई की डायरेक्शन है तो उसको दे रखा है जे का कैप, और अगर जेड डायरेक्शन है तो उसको अपन ने पहले दे रखा है क्या, के का कैप, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो डायरेक्शन है मैंने बता दिया कि भाई यूनिट वेक्टर कैप वाले वेक्टर से डिनोट होगी, ठीक है। एक्स में है तो आई से कर देंगे, वाई में है तो जे से कर देंगे, जेड में है तो के से कर देंगे, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ वेक्टर लिखना है मेरे को, ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड को मोड से डिनोट कर दिया, डायरेक्शन और बतानी है किसकी डायरेक्शन, ए की, तो ए की डायरेक्शन मतलब ए कैप, सिंपल। तो जब भी वेक्टर को लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये यूनिट वेक्टर विच इज़ कॉल्ड कैप वेक्टर, हेड वाला वेक्टर, ठीक है। अलग से रिकॉग्निशन है, दूर से पहचान सके अपन इसको, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई देखो ये वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड और ये ए कैप,
ठीक है। अब क्या बोल रहा हूँ मैं कि भाई जब आप इसका रिप्रेजेंटेशन करोगे किस पे, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो लेट, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ किसका, डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मैंने एग्जांपल ले लिया। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये था अपना ओरिजिन विच इज 0, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि इधर से ओरिजिन से मैंने चलना स्टार्ट किया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर से चल के इधर आ गया, ये 3 मीटर हो गया, ठीक है। कितना चला मैं, 3 मीटर। कैसे पता चला कि भाई फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन मैंने माइनस कर दी, 10th क्लास में पढ़ा है ना। ये x1, ये x2, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू x2 माइनस x1, ऐसे तो करते हैं। मान लो 2 से 4 पे गया होता तो 4 माइनस 2 कितना मीटर चला, 2 मीटर, ऐसे तो करेंगे। 0 से 3 पे गया तो 3 माइनस 0, 3 से 4 पे जाता तो 4 माइनस 3, 1 मीटर चला, ऐसे तो बोलते, ठीक है। तो x इक्वल टू x2 माइनस x1। अब ये जो आया मेरे पास 3 माइनस 0, ये तो क्या आ गया, 3 मीटर। क्या आ गया, अरे ये तो मैग्नीट्यूड आ गया भाई, 3 मीटर इतना चलाऊँ मैं, ये तो मेरा मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन कहाँ चला हूँ मैं तो x डायरेक्शन में चला हूँ, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा x वेक्टर, दैट इज मैग्नीट्यूड इनटू ये क्या, यूनिट वेक्टर। x डायरेक्शन की क्या है, आई कैप। सो आई हैव कवर्ड 3 मीटर इन x डायरेक्शन, सो द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 3 आई कैप। 3 मैग्नीट्यूड, आई कैप मीन्स x डायरेक्शन में गया था, ठीक है। मान लो ओरिजिन से ऐसे चला था, इधर आया था मैं, तो इधर आया था ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। इधर से ये परपेंडिकुलर डाला ये 3 पे, इधर से परपेंडिकुलर डाला ये लेट 4 पे, ठीक है। ये किधर आ गया, 4 पे। तो x डायरेक्शन में कितना चला भाई मैं, 3 मीटर। y डायरेक्शन में कितना चला भाई मैं, 4 मीटर। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया कि मैं x डायरेक्शन में 3 मीटर चला, किधर, x डायरेक्शन में। मैं 3 मीटर चला किस में, x डायरेक्शन में, प्लस मैं 4 मीटर चला किस में, y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन मीन्स जे कैप ना। तो जब मैं 3 मीटर चला x डायरेक्शन में, 4 मीटर चला y डायरेक्शन में, तो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 3 मीटर x डायरेक्शन में, 4 मीटर y डायरेक्शन में। तो डिनोट हो गया क्या, तो माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। सिंपल सी बात है, आ गई होगी बात समझ में। अब मान लो मैं तो 3D में चला इस रूम के अंदर, इस रूम के अंदर क्या है, इधर एक कॉर्नर है, उस कॉर्नर से मैं ऐसे मूव करके गया हूँ, ठीक है। तो ये मान लो ये x एक्सिस, ये अपनी y एक्सिस, ये अपनी z एक्सिस। तो x y z तीनों के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है, तीनों पे परपेंडिकुलर डालूंगा उस पॉइंट से, तो तीनों पे परपेंडिकुलर डालूंगा। तो x डायरेक्शन में लेट में चला 2 मीटर, 2 मीटर x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में चला 3 मीटर, 3 मीटर y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में चला 4 मीटर, तो 4 मीटर z डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, 2 मीटर x डायरेक्शन में, 3 मीटर y डायरेक्शन में, 4 मीटर z डायरेक्शन में, 2 आई कैप, 3 जे कैप, 4 के कैप। आ गई क्या बात समझ में भाई, हाँ ऐसे ही डिनोट करते हैं वेक्टर्स को, बात आ गई होगी समझ में। मैग्नीट्यूड के साथ क्या लिखा है मैंने भाई, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन डिनोट की है बस, और क्या रिप्रेजेंट हो गया मेरा, वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है क्या, ऐसे लिखेंगे वेक्टर को। अब 2 चीज़ें इसमें हैं, देखो भाई कि देखो मैं बोल रहा हूँ कि x वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप, 3 मैग्नीट्यूड हो गया, लेंथ हो गई है ना। मैग्नीट्यूड क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करूं तो लेंथ है एक्चुअली में, मैग्नीट्यूड क्या है, लेंथ ही तो है। मान लो मैं बोल देता कि भाई फोर्स लग रहा है 10 आई कैप, एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन। तो इस 10 को जब इसमें रिप्रेजेंट करूंगा ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो 10 क्या होगी, लेंथ ही तो होगी भाई, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे एक्सिस की लेंथ ही तो होगी 10। किसी भी चीज़ में भी हो सकती है, ग्राफ पे बनाएंगे सेंटीमीटर में मान लो, ठीक है।
ये 3 और 4 क्या है भाई, ये लेंथ ही तो है। 3 ये लेंथ एक्स एक्सिस पे, 4 लेंथ किस पे, वाई एक्सिस पे। 2 3 4 क्या है, ये लेंथ ही तो है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, लेंथ ही तो है ना, मैग्नीट्यूड लेंथ, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो मैग्नीट्यूड, ये ग्राफ पे क्या है, ये लेंथ ही तो है भाई, ये लेंथ ही तो है ना, है लेंथ, तो ये तो लेंथ हो गई है ना मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन हो गई। तो ऐसे अपन ने वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया तो भाई उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ तो पता चल रहा है कि टोटल मैग्नीट्यूड 3 है, मतलब इसकी लेंथ 3 है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ 3i कैप प्लस 4j कैप, तो 3i कैप प्लस 4j कैप मतलब मेरे को तो, मेरा वेक्टर तो ये था, मेरे को तो इसकी लेंथ चाहिए। तो इसकी लेंथ कैसे निकालूंगा भाई मैं, इसकी लेंथ कैसे निकालूंगा, कैसे निकालते थे आप लेंथ, कैसे निकालते थे। अरे इसकी लेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला है आगे का। डिस्टेंस ही तो है ये 3, तो एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे, तो नेट डिस्टेंस निकालना है। 10th क्लास में पढ़ाई का डिस्टेंस फॉर्मूला, अरे पढ़ा है। मान लो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ग्राफ में डिनोट करूँ तो 3,4 ऐसे ही तो होगा। 3x पे 4y पे, तो 3,4 से डिनोट करूँगा। अरे भाई p, q से जो डिनोट करता हूँ, x, y से जो डिनोट करता हूँ, ग्राफ में जब लिखता हूँ तो x, y से तो करता हूँ। अब ये तो क्या हो गए, 3 तो हो गया x2, 4 हो गया y2, ये 0 0 से शुरू हुआ था तो ये x1 और y1, तो x1 x2 पता है, y1 y2 पता है, ये टोटल डिस्टेंस ही तो निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, 10th क्लास में नहीं पढ़ा क्या, पढ़ा है ना, क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, मतलब x वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस y वाली वैल्यू का स्क्वायर, तो उसका क्या करना है अंडर रूट। कब, जब x और y में हो। इतना ही फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने 10th क्लास में, डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन मान लो 3 डायमेंशन आ जाएं, x भी आ जाए, y भी आ जाए, z भी आ जाए, तो कुछ मत करो, अरे कुछ मत करो, इसी में z2 माइनस z1 का स्क्वायर कर दो बस। यही तो फॉर्मूला यूज़ होगा मैग्नीट्यूड के लिए, जो डिस्टेंस फॉर्मूला था 10th क्लास में, वही फॉर्मूला मैग्नीट्यूड के लिए यूज़ होगा। अब x2 माइनस x1, x में से x माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, y में से y माइनस करेंगे y की वैल्यू आएगी, z में से z माइनस करेंगे z की वैल्यू आ जाएगी, और इस फॉर्मूला से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। सिंपल सी बात है, आ गई होगी बात समझ में। देखो फॉर एग्जांपल मैं एक वेक्टर लिख देता हूँ, है ना। मान लो मेरे पास कोई वेक्टर है, विच इज ए वेक्टर, ठीक है। अब उसमें देखो ये x का मैग्नीट्यूड, तो x का मैग्नीट्यूड मैंने ए एक्स से डिनोट कर दिया, साथ में x की डायरेक्शन ये आई कैप, फिर y का मैग्नीट्यूड लेट ए वाई से डिनोट कर दिया, देन y का डायरेक्शन, देन z का मैग्नीट्यूड ए जेड से डिनोट कर दिया, और साथ में z की डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड अगर निकालना है ए वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स की वैल्यू उसका स्क्वायर, ए वाई की वैल्यू उसका स्क्वायर, ए जेड की वैल्यू उसका स्क्वायर, आ गया मैग्नीट्यूड। सिंपल सा फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड निकालने का, ठीक है। क्या आ गई होगी बात समझ में। अच्छा ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये लीनियर वेक्टर है। लीनियर क्यों, अरे भाई ये तो एक लाइन ही है, ये भी ये एक लाइन ही तो है, लाइन तो बन रही है। इसको बनाऊंगा तो भी ओरिजिन से एक लाइन ही तो बनेगी उस पॉइंट तक, तो ये तीनों लीनियर हैं, ठीक है। बात याद रखना है, ये जो बोली है इंपॉर्टेंट है, तीनों क्या है, लीनियर हैं, लाइन ही बनेगी इनको ड्रॉ करेंगे तो। अब क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया। अब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया तो अपन को तो पता है कि भाई ए वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और साथ में ए कैप डायरेक्शन। तो ए कैप इक्वल टू क्या होगा, ए कैप इक्वल टू होगा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, अरे यही तो होगा भाई, और सिंपल मैथमेटिक्स लगाइए, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सिंपल। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई ए कैप डायरेक्शन अगर निकालनी है तो ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर, ठीक है। और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, हो गया काम। दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर। इससे मैग्नीट्यूड निकाल लो, इससे आपकी डायरेक्शन आ जाएगी, टोटल वेक्टर अपने पास बन सकती है। एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं ना इसको, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं और समझ में आ जाएगा। देखो मान लो मैं आपको बोल दूं कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो, एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो, कैसा वेक्टर फाइंड करो, फाइंड द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड
5 मीटर इन x डायरेक्शन। कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है, इनिशियल में सिंपल ही दिया मैंने। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ऐसा वेक्टर जिसका लेंथ 5 मीटर है, जिसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, x डायरेक्शन है। अरे कर दो सीधा सीधा, ए वेक्टर 5 मैग्नीट्यूड x डायरेक्शन मतलब आई कैप। कौन सा हो गया मेरा वेक्टर? दैट वेक्टर जो मेरे क्वेश्चन ने पूछा है, दैट इज ए वेक्टर इक्वल टू 5 आई कैप। सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा तो सिंपल क्वेश्चन था, आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा मैं आपको बोलूँ, क्या बोलूँ, मैं आपको ये बोलूँ कि भाई एक वेक्टर फाइंड करो, फाइंड द वेक्टर, फाइंड द वेक्टर। कौन सा वेक्टर फाइंड करो? जिसका मैग्नीट्यूड है, क्या है मैग्नीट्यूड उसका? 5 मीटर है ना, चलो। और उसकी जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन एंड डायरेक्शन अलोंग द वेक्टर, मतलब एक और वेक्टर दे रखी है, दैट इज बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। मतलब समझे क्या? मतलब मेरा क्वेश्चन ये बोल रहा है, सीधा सीधा ये बोल रहा है कि एक वेक्टर फाइंड करनी है, कोई भी वेक्टर फाइंड करनी है, मुझे नहीं पता कौन सी करनी है। मानो मुझे वो जो वेक्टर फाइंड करनी है वो ए वेक्टर फाइंड करनी है। आपको जो वेक्टर फाइंड करनी है उसका मैग्नीट्यूड तो 5 है। अरे भैया मैग्नीट्यूड तो सीधा सीधा 5 लिख दिया मैंने, बोल रहा है 5 है। पर बोल ये रहा है कि जो वेक्टर आपको फाइंड करना है उसका जो डायरेक्शन है ना, सीधा नहीं दे रहा, बोल रहा है उसकी डायरेक्शन है अलोंग द वेक्टर, इसके अलोंग है, इसके अलोंग। मतलब एक डायरेक्शन, एक वेक्टर आपको पहले से दे रखा है, ये बी वेक्टर है ना। अब अपनी जो वेक्टर की डायरेक्शन है ना वो इसी के अलोंग, मतलब इसी की डायरेक्शन में है। मतलब मेरे वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो इसकी डायरेक्शन है, किसकी? इस बी वेक्टर की। जब मेरे वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो इसकी डायरेक्शन है, तो मैं अपने वेक्टर में इसी की डायरेक्शन रख दूं। भाई मान लो ये एक्स में जा रहा है तो मेरा भी एक्स में जाएगा, तो ये आई कैप होगा तो मेरा भी आई कैप होगा। मान लो ये वाई में जा रहा है तो मेरा भी वाई में जाएगा, तो ये जे कैप है तो ये भी जे कैप होगा। मेरा जेड में जा रहा है तो ये भी जेड में जाएगा। मेरा अगर मान लो के कैप है तो ये भी के कैप होगा। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वही मेरे की डायरेक्शन होगी। तो बी की डायरेक्शन निकाल लो आप, बी की डायरेक्शन फाइंड कर लो, वही मेरे की डायरेक्शन होगी। क्या डायरेक्शन होगी बी की? भाई बी की डायरेक्शन फाइंड करनी है, डायरेक्शन का फॉर्मूला बी कैप इक्वल टू, अरे अभी अभी तो बताया भाई, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। जो डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अभी अभी तो फॉर्मूला बताया जस्ट 2 मिनट पहले, लगा दो वो फॉर्मूला। बी कैप इक्वल टू क्या हो गया? बी वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप और अपॉन में b का मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड? अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस के मल्टीपल में 1 है प्लस ये जेड स्क्वायर। तो बी कैप इक्वल टू क्या हो गया भाई? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप अपॉन में क्या आ गया? अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 1। तो बी कैप इक्वल टू क्या आ गया? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप और अपॉन में अंडर रूट कितना आ गया भाई? ये अंडर रूट 14 आ गया ना। अरे भाई 9 1 10 और 14 हो गया। तो ये बी कैप आ गया कहाँ? अरे बी कैप भी तो डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है? बी की डायरेक्शन है, तो अपना वेक्टर भी तो इसी डायरेक्शन में है। तो अपन वेक्टर में क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, ये रही डायरेक्शन, ये रही। ये डायरेक्शन क्या है? 5। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप और अपॉन अंडर रूट 14। ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। अरे 5 का मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो, 10i कैप प्लस 15j कैप प्लस 5k कैप अपॉन अंडर रूट 14। ये है मेरा वेक्टर, ये वाला जो मेरे को फाइंड करना था। आई क्या बात समझ में? अरे भाई मेरे को मैग्नीट्यूड दिया था, इसके अलाउंग मेरी डायरेक्शन थी, तो मैग्नीट्यूड मैंने डायरेक्ट पुट कर लिया। इसके अलाउंग मेरी डायरेक्शन थी, जो इसकी डायरेक्शन थी वही मेरी डायरेक्शन थी, तो इसकी डायरेक्शन निकाल ली, वो मेरी डायरेक्शन की रख दी, तो आंसर आ गया। सिंपल सा बात है, बहुत सिंपल हो गया। एक और क्वेश्चन देखो, मान लो मैं बोलूं कि एक और डायरेक्शन, एक और वेक्टर फाइंड कर दो। फाइंड द वेक्टर। कौन सी वेक्टर फाइंड कर दो? जिसका मैग्नीट्यूड, हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ
इक्वल है किसके मैग्नीट्यूड के, बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप के मैग्नीट्यूड के, तो इक्वल है मेरी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और जिसकी डायरेक्शन है, हैविंग डायरेक्शन अलोंग सी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। मतलब समझ में आई क्या बात? मेरे को एक वेक्टर फाइंड करना है, एक वेक्टर फाइंड करना है कोई भी, ठीक है। अब जो वेक्टर मेरे को फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड तो इसके इक्वल है, इसके बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल, और उसकी डायरेक्शन कहाँ है, इस सी की डायरेक्शन में है। तो देखो मेरी वेक्टर में एक तो मैग्नीट्यूड आएगा, एक डायरेक्शन आएगी, तो मैग्नीट्यूड जो है ना मेरी वेक्टर का, वो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। मतलब जो मैग्नीट्यूड बी का होगा ना वही मेरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो बी का निकाल लो तो मेरे का आ जाएगा ना, निकाल दो बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट, अरे भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या आ गया भाई ये 13 और 16 अंडर रूट 29 आ गया क्या, ठीक है ना, आ गया मैग्नीट्यूड। तो यही तो बी का मैग्नीट्यूड, और मेरा तो मैग्नीट्यूड इसके इक्वल है ही, तो यही ए का मैग्नीट्यूड। तो भैया ए वेक्टर इक्वल टू आ गया, मैग्नीट्यूड तो ये रहा अंडर रूट 29, नहीं तो ये। अच्छा डायरेक्शन और चाहिए, ये डायरेक्शन और चाहिए। अब बोल रहा है क्वेश्चन सीधा सीधा कि भाई मेरे वेक्टर की डायरेक्शन इसके डायरेक्शन में है, तो जिधर सी जाएगा उधर ही ए जाएगा, जिधर सी की डायरेक्शन उधर ही मेरे ए की डायरेक्शन। तो सी की फाइंड कर लो, वो ए की होगी। अब सी की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे भाई, फॉर्मूला है मेरे पास, सी कैप इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। तो सी कैप इक्वल टू सी वेक्टर कहाँ है भाई, सी वेक्टर ये रहा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का, अरे i का मल्टीपल x की वैल्यू 1 का स्क्वायर, y की वैल्यू 2 का स्क्वायर, z की वैल्यू अगेन 1 का स्क्वायर, क्या आ गया भाई, c कैप इक्वल टू आ गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 1 अंडर रूट 6। सही बात है ना, कर दो, चल कर दो भाई। अंडर रूट 29 मैग्नीट्यूड तो रख दिया, डायरेक्शन वही सी की डायरेक्शन में, और सी की डायरेक्शन कितनी है भाई, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन अंडर रूट 6, आ गया आंसर। बस चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो आंसर तो आ ही गया। ये मेरी वेक्टर होगी अंडर रूट 29 इंटू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन अंडर रूट 6। बात आ गई होगी समझ में, ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वेक्टर को आगे बढ़ाएंगे अपन, ठीक है। अच्छे से पढ़ें वेक्टर को, ठीक है, बहुत काम में आएगी, पूरी फिजिक्स में हर चैप्टर में वेक्टर काम आनी है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।